देखो देखो अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बिल्कुल जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ के आए थे, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। अब देखो यहां पर हमें पता है कि अगर हमारे पास यहां पे इस तरह से कोई सरफेस एरिया होगा तो यहां से हमारे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है तो यहां से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पास होगी, ठीक है। इस तरह से हमारे पास यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। तो यहां पर हमें पता था कि अगर किसी सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं वो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। बिल्कुल वैसे ही अगर अब मान लो यहां पर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती, अगर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती तो यहां से हमारे पास जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं हम उन्हीं को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करा जाता है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ई इंटू ए या फिर ई डॉट ए होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। इतनी बात क्लियर आती है? ध्यान से देखो, यहां पर हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एरिया से पास होती तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब मैग्नेटिक फील्ड किसी एरिया से पास होती तो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया के डॉट प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के हम डॉट प्रोडक्ट को मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। अब यहां पे देखो हमारे पास एक और रिजल्ट आता है कि अगर हमारे पास जितनी लाइंस पास हो रही हैं उसको हम फ्लक्स कहते हैं। अगर मान लो यहां से 3 लाइंस पास हो रही हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5m की वैल्यू कितनी हो गई? 3। बोले तो बात क्लियर है। तो यहां पर हमें इतना पता चलता है कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस परपेंडिकुलरली आर कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। किसी सरफेस से हमारे पास जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं हम उन्हीं को यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। ये हमारे पास होता है बी डॉट ए। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो आसान सा रिजल्ट था, आगे बढ़ते हैं इसमें। हमेशा ध्यान रखना फ्लक्स की 2 डेफिनेशन होती हैं, और ध्यान रखना भैया यहां केवल ऑब्जेक्टिव में केवल डेरिवेशन छूटते हैं, तुम्हारे डेफिनेशंस नहीं छूटती हैं। डेफिनेशन सारी पता होनी चाहिए क्योंकि तुम्हें क्वेश्चंस ऐसे जरूर मिलेंगे जो डेफिनेशन बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें डेफिनेशन पता होनी चाहिए, तभी हमारे पास यहाँ पे काफी हद तक क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर फ्लक्स की बात आती तो फ्लक्स की हमेशा 2 डेफिनेशन होती है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, ठीक। कि द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड फ्लक्स, या फिर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड द एरिया वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 डेफिनेशन आती है, दोनों तुम्हारे एग्जाम में काम आएंगी। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स की बात करोगे तो हमारे पास यहाँ पर फ्लक्स होता है फाई बी। अब देखो यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको फाई बी से भी लिखते हैं, फाई एम से भी लिखते हैं। तो ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव में कोई भी सिंबल आ रहा है तुमको ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना बी भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है और एम तो है ही मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट वर्ड, ठीक है, या फर्स्ट लेटर। तो यहां पर ध्यान रखना फाई एम आ जाए या फाई बी आ जाए, दोनों हमारे पास होते हैं और किताबों में दोनों ही मेंशन होते हैं हर जगह पे, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहां पर हमारे पास फाई एम का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। अच्छा, अगर इसको ओपन करोगे तो हमारे पास यहाँ पर फाई एम आ जाएगा बी ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब फिर से वही बात आती है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स में हमारे पास फॉर्मूले में जो थीटा आ रहा है ये किसके किसके बीच का एंगल है? देखो जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था बिल्कुल वही चीज यहाँ पर काम आने वाली है। बस जरा सुन लो, जो तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में बताया था बिल्कुल वही चीज यहाँ पर फिर से बताने वाली है। देखो ध्यान से, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, ये हमारे पास चीजें आ गई। तो यहां पर कुछ बातें और देख लो जरा इसकी यूनिट के बारे में। हमारे पास यूनिट क्या होती है? देखो जो भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट थी बस उसमें हमें एरिया की यूनिट से मल्टीप्लाई कराना है। देखो सबसे पहले हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या आती है? टेस्ला। अगर यहां पर फाई एम की बात करोगे तो यहां पर टेस्ला में मल्टीप्लाई किसका कराना पड़ेगा? मीटर स्क्वायर का। ये आ गया टेस्ला मीटर स्क्वायर। इतनी बात क्लियर? तो ध्यान रखना हमारे पास फ्लक्स की एक यूनिट आ गई टेस्ला मीटर स्क्वायर। और यहां पर जरा सोचो, ये तो हमारे पास एमकेएस है, यहां पर जरा सीजीएस लेके चलते हैं। देखो सीजीएस में तुमने पढ़ा था अगर हमारे पास यहां पर टेस्ला है तो वहां गॉस होता है, और यहां पर अगर गॉस है तो जरा सोचो एरिया का भी तो मल्टीप्लाई, गास नहीं भैया, गास गॉस,
ठीक है, देखो एरिया का भी तो मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, लेकिन ये सीजीएस है, सीजीएस में एरिया कहां से मेजर करोगे, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। बोलो इतनी बात क्लियर। तो टेस्ला मीटर स्क्वायर या फिर गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। और जरा सोचो, देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहां पर बात करोगे फ्लक्स की, तो फ्लक्स में मीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो यहां पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल, तो यहां पर हमारे पास सेकंड यूनिट आ गई केवल वेबर। तो ध्यान रखना फ्लक्स की हमारे पास एक यूनिट निकल करके आती है वेबर, ठीक। आगे देखो, जैसे यहां वेबर था, तुम्हें पता होना चाहिए सीजीएस में क्या था, मैक्सवेल, तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा मैक्सवेल। ध्यान रखना, अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करोगे तो यूनिट होगी मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यहां एरिया का मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचा हमारे पास, केवल मैक्सवेल बचा। अब यहां पर देखो थर्ड यूनिट ध्यान रखना, थर्ड यूनिट तुमने देखी थी किलोग्राम अपॉन एम्पियर सेकंड स्क्वायर, ये देखी थी किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। अगर एरिया की बात है तो यहां पर मीटर स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा कि नहीं कराना पड़ेगा। अब बिल्कुल वही चीज यहां सीजीएस में देखो किलोग्राम का यहां पर हो गया ग्राम, एम्पियर का हो गया हमारे पास मिली एम्पियर, ठीक है। और यहां पर देखो सेकंड तो चेंज नहीं होता, तुम्हें पता है, यह आ गया सेकंड स्क्वायर मीटर स्क्वायर, लेकिन यहां पर आओगे तो मीटर स्क्वायर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट आ गई सीजीएस में, ये आ गई हमारे पास एमकेएस में, ठीक है। तो ध्यान रखना फ्लक्स की 3 यूनिट्स यहां पर है और ये हमारे पास सीजीएस की यूनिट्स है, ठीक। देखो जरा से, और ये रिजल्ट तो याद रखना ही रखना कि हमारे पास 1 टेस्ला बराबर 10 टू द पावर 4 गॉस होता है, और यहां पर 1 वेबर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। इन रिजल्ट्स को याद रखना, ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हर बार हम यू भूल जा रहे हैं भैया, ठीक। जिसे जो देखना हो देखो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे देखो। अब देखो यहां पर हम थीटा के बारे में बात करते हैं कि हमारे पास है थीटा किसके किसके बीच में एंगल है। अच्छा, एक काम करना, यहां पर जो फ्लक्स है, फ्लक्स का जरा डायमेंशनल फॉर्मूला हमें बताना क्या होता है। पिछले टर्म पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया था, अब यहां जरा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बताना क्या होगा। चलो देखो जरा, देखो अब यहां पर हमारे पास कुछ केसेस आते हैं। सबसे पहले तो थीटा समझ लो, थीटा क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल आता है थीटा। मतलब क्या हुआ जरा समझना, अगर मान लो हम यहां पर देखते हैं, ये हमारा सरफेस है, ठीक है। चलो यहां बना लेते हैं बोर्ड पे, ये इस तरह से एक सरफेस बना दिया। अब ध्यान सुनना, अगर मान लो मैं इस सरफेस का एरिया वेक्टर निकाला तो कैसे निकालेंगे, यहां से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आएगा एरिया वेक्टर। सोचो जरा ध्यान से, ये हमारे पास कैसा होगा, ये यहां से परपेंडिकुलर होगा। बोलो इतनी बात क्लियर। ये हमारा एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगा, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर एस, ठीक है। कुछ भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात होती है। अब आगे देखो, अगर मान लो यहां से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड मान लो हमारे पास इस तरह से आई और यहां से बाहर निकल गई, ठीक। ये हमारे पास यहां से मैग्नेटिक फील्ड आ रही है और ये यहां से बाहर निकल गई। तो यहां पर ध्यान रखना, अब मैग्नेटिक फील्ड और ये जो एरिया वेक्टर है, इनके बीच में जो एंगल बनता है ये थीटा होता है, ठीक। हमेशा ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो थीटा, ये कभी थीटा नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा होता है 90 माइनस थीटा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एरिया के बीच में एंगल, ठीक। तो अब यहां पर जरा समझना, अगर मान लो एक इस तरह का सरफेस माने हॉरिजॉन्टल, ठीक, इस तरह का अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस माने तो एरिया वेक्टर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अब देखो, अब इसी पर हमारे पास 3 केस निकल करके आते हैं। डायग्राम बनाना नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए बताया था। देखो अब इसी में हमारे पास 3 केसेस निकल के आते हैं। देखो पहला रिजल्ट, यहां पर हमारे पास पहला केस आता है, इफ सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा, इफ सरफेस एरिया इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो अगर हमारे पास ये परपेंडिकुलर, तो समझना तुम्हें ध्यान रखना होगा थीटा बराबर 0 तक होता है, जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ के आए थे। बिल्कुल सेकंड रिजल्ट ऐसे ही आ जाएगा। सेकंड रिजल्ट क्या होगा, इफ सरफेस एरिया इज पैरेलल, ये हमारे पास पैरेलल का सिंबल है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा तो थीटा हमारे पास क्या होगा, 90 डिग्री। देखो यहाँ पे ध्यान रखो, अगर मान लो हम इस बोर्ड को सरफेस मान लें तो एरिया वेक्टर कैसा आएगा, ऐसा आएगा। ये जो मार्कर तुम बाहर की तरफ देख रहे हो, ये हमारे पास एरिया वेक्टर का काम कर रहा है। एक मिनट जरा,
देखो ध्यान से, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया वेक्टर का काम कर रहा है। अब ध्यान सुनना, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहला केस क्या लिया, परपेंडिकुलर। अगर मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हुई तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के पैरेलल हो गई कि नहीं होगी। ध्यान सुना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के, इस मार्कर के पैरेलल हो गई। अगर पैरेलल हो गई तो एंगल क्या बन रहा है, 0। अब देखो यहां पैरेलल की बात की, अब देखो ऐसे बना देते हैं। देखो ये बोर्ड एरिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अगर ऐसे बनाओगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आ गई। ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे बोर्ड के पैरेलल दिख रही है कि नहीं दिख रही है। अगर ये बोर्ड के पैरेलल दिख रही है तो जरा ऐसे सोचो, अब ये एरिया वेक्टर तो बाहर की तरफ है। अगर एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है तो ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों देखो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। बोले बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हमारे पास सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा तो एंगल 0, अगर सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो एंगल 90 डिग्री। अब यहीं पर हमारे पास तीसरा केस आता है, जरा देखो। तीसरा केस आएगा हमारे पास, इफ मैग्नेटिक फील्ड forms an angle alpha with the surface area तो यहां पर ध्यान रखना, थीटा क्या होगा हमारे पास, 90 माइनस एल्फा। ये तुम्हें बता के आए थे, ध्यान सुनो। अगर हमारे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस सरफेस एरिया के साथ एल्फा एंगल बनाती हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए थीटा क्या होगा, 90 माइनस एल्फा। क्यों, ध्यान से देखो, ये हमारे पास 90 डिग्री इस तरह से आ रहा है, ठीक है। ये हमारा एरिया वेक्टर है, ये हमारी सरफेस है। अगर मान लो ये हमारे पास इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से कुछ बाहर की तरफ है। अब ध्यान से देखो, यहां पेन और अगर बोर्ड के बीच में, ध्यान सुना, पेन और बोर्ड के बीच में अगर हमारे पास एंगल अल्फा है तो ध्यान से सोचो कि पेन और मार्कर के बीच में क्या एंगल होगा। देखो अब ध्यान से दिखेगा, यहां पे अब दिख रहा है। अब देखो, पेन और बोर्ड के बीच में अगर हमारे पास एंगल अल्फा है तो मार्कर और पेन के बीच में कितना होगा, 90 माइनस अल्फा। क्यों, ये जो मार्कर देख रहे हो ये हमारे पास बोर्ड के परपेंडिकुलर है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के साथ अल्फा एंगल बनाती है तो हमारे पास थीटा होगा 90 माइनस अल्फा। इतनी बात क्लियर, देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, आगे देखो। देखो अब यहां पर हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। अब देखो, तुमने यहां पर क्या पढ़ा हुआ था, तुमने पढ़ा हुआ था गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, किसी क्लोज्ड सरफेस में बनने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो ये हमारे पास होता है 1/ε0 इंटू क्यू के। तो यहां पर तुमने पढ़ा था कि अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर कोई चार्ज होगा तो उस क्लोज्ड सरफेस में बनने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो चार्ज के 1/ε0 टाइम्स के बराबर होता है। इतनी बात क्लियर है यहाँ पे, इतना समझ में आ गया सभी को। अब आगे देखो, ऐसा ही हमारे पास लॉ मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी आता है। बस हमें करना क्या है, अब यहां पर चार्ज की जगह एक बाइपोलर मैग्नेट रखना है। और वैसे भी ध्यान रखना, यहां पर अगर मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेट अपने आप बाइपोलर होता है, इसमें दो पोल होते ही होते हैं, ठीक। अब ध्यान सुनो, अगर तुम किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर मैग्नेट रखोगे तो यहां पर हमारे पास फिर से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी, और वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जरा देखो ध्यान से, वो इस सरफेस से पास होंगी कि नहीं होंगी। बोले समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस सरफेस से पास होंगी। अच्छा, इस सरफेस से ये कैसे निकल रही है, बाहर की तरफ। देखो तुम्हें एक बात बताई थी, बहुत ध्यान सुनना, तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर हमारे पास चार्ज अंदर है तो हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस कैसी आ रही है, बाहर जा रही है। और अगर आउटवर्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं तो ये जो हमारे पास फ्लक्स होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, ठीक है। और तुम्हें एक बात बताई थी कि अगर हमारा चार्ज अंदर की तरफ है तो हमारी लाइंस ऑफ फोर्सेस यहां पर कहां जाएंगे, अंदर जाएंगे। और अगर अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास फ्लक्स कैसा होता है, नेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखना, बाहर की तरफ आने वाले फ्लक्स को पॉजिटिव लिया जाता है और किसी क्लोज्ड बॉडी में अंदर जाने वाले फ्लक्स को नेगेटिव लिया जाता है। बोलो इतनी बात क्लियर, यहां तक कोई परेशानी किसी को। तो अब यहां पर एक बात सुनना, अगर यहां पर तुम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करोगे तो जितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर निकल रही हैं
भैया उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस अंदर भी तो आएंगी। क्यों, ध्यान सुनो, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड केवल तब बनती है जब कोई लाइंस ऑफ फोर्सेस नॉर्थ से निकलेगी और वो साउथ से मैग्नेट में एंटर कर जाएगी। बोलो ये बात समझ आ रही है? यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना, कभी कोई लाइंस ऑफ फोर्स ऐसी तो नहीं हो सकती जो साउथ से निकले, सॉरी नॉर्थ से निकले और साउथ में एंटर ना करे। हमेशा होता है, अगर 10 लाइंस निकलेंगी तो 10 लाइंस एंटर करेंगी साउथ से, 50 निकलेंगी तो 50 एंटर करेंगी। तो यहां पर अब एक बात देखो, अगर हम यहां पर मैग्नेट रखते हैं तो मैग्नेट के केस में हमारे पास जितना पॉजिटिव फ्लक्स निकलेगा हमें उतना ही नेगेटिव फ्लक्स मिल जाता है। तो किसी भी मैग्नेट के केस में हमारे पास किसी क्लोज्ड सरफेस में टोटल फ्लक्स हमेशा जीरो होगा। क्यों? जितना पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा उतना ही नेगेटिव फ्लक्स क्रिएट होता है। हमेशा ध्यान रखना, बाहर की तरफ जाने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव फ्लक्स क्रिएट करती हैं, अंदर की तरफ आने वाली लाइंस ऑफ फोर्सेस नेगेटिव। ठीक है, इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब ध्यान से सुनो, अगर हम किसी भी मैग्नेट को क्लोज सरफेस के अंदर रखेंगे तो ये हमारे पास एक बाइपोलर मैग्नेट होता है। मैग्नेट हमेशा ही बाइपोलर होते हैं। मैग्नेट में यूनिपोल का मतलब बनता ही नहीं कुछ, एक पोल से कोई मैग्नेट नहीं बनता। छोटे से छोटा मैग्नेट ले लो, उसमें 2 पोल जरूर होंगे, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 पोल है नॉर्थ और साउथ, हमारे पास नॉर्थ से लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और अगर निकलेंगी तो पॉजिटिव फ्लक्स, और उतनी ही लाइंस ऑफ फोर्सेस वापस घूम करके साउथ से वापस आ रही हैं। तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स उतना ही नेगेटिव फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया हमारे पास? 0। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ सभी को? चलो आगे देखो। तो जैसे तुमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन पढ़ी थी गॉस लॉ में, या फिर जैसे गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स आता है। और वो क्या बताता है कि हमारे पास अगर कोई मैग्नेट क्लोज्ड सरफेस के अंदर है तो उससे जनरेट होने वाला जो ये मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो हमेशा कैसा होता है? 0। इतनी बात समझ में यहाँ पे? अब देखो पहला काम है, यहां पर तुमने सुन लिया, वीडियो पॉज करके अपनी थ्योरी पढ़ो। देखो जो थ्योरी लिखी है वो समझ में आ रही कि नहीं आ रही। और ध्यान रखना, बैच के साथ साथ जब टॉपिक एक्सप्लेन करे उसी समय पढ़ते जाया करो, क्योंकि अगर तुम मान लो 3-4 महीने बाद पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। 1-2 रीडिंग तो कम से कम कर लो टॉपिक्स की। ठीक है, अब आगे देखो। तो यहां पर हमारे पास 5m कितना आ गया? हमारे पास 0 आ गया। अच्छा 5m की वैल्यू क्या होती है? देखो यहाँ पे अभी हम देख के आए हैं कि अगर तुम यहां पर फ्लक्स के बारे में बात करोगे तो फ्लक्स हमारे पास B डॉट ए होता है। अच्छा अगर इसी को इंटीग्रल फॉर्म में लिखें तो B डॉट ए कर लो या B डॉट एस कर लो, या कोई फर्क नहीं पड़ता। एरिया को हम A से भी रिप्रेजेंट करते हैं, S से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। अब देखो ध्यान से, अगर यहीं पर तुम इंटीग्रल फॉर्म लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? अगर तुम यहां पर कंप्लीट एरिया की जगह एक वेरी स्मॉल एरिया ले लो तो वेरी स्मॉल फ्लक्स बना। अब अगर इसी फ्लक्स को इंटीग्रेट कर दो फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस तो क्या लगता है? ये भी तो फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास। बोलो इतनी बात समझ नहीं कि नहीं? यहाँ पे तो यहां पे जरा समझना, हमें यहां पे पता है वी हैव, यहां पर हमें 5m के बारे में पता है, इसका फॉर्मूला होता है क्लोज्ड इंटीग्रल, ये आ गया हमारे पास B डॉट ds। ठीक है, इतनी बात क्लियर यहाँ पे? अब जरा देखो, अगर ये 5m 0 तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि जो क्लोज इंटीग्रल होगा इंटीग्रेट B डॉट ds, ये भी हमारे पास किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर। इतनी बात क्लियर यहाँ पे? ठीक है, तो यहां पर अब देखो सारी बातें ठीक से अपने दिमाग में बैठा लो कि हमें यहां पर क्या क्या देखने को मिला। ठीक है, सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में देखा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास गॉस लॉ आया कि अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेट को रख दोगे तो हमारे पास जितना पॉजिटिव फ्लक्स बन जाए उतना ही नेगेटिव फ्लक्स बनेगा और हमारे पास टोटल फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस से बनने वाला 0 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें यहां पर पता है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्मूला आता है इंटीग्रेट B डॉट ds। हमेशा ध्यान रखना, अगर स्मॉल सरफेस एरिया लोगे तो हमारे पास स्मॉल फ्लक्स है, इसको इंटीग्रेट करके कंप्लीट फ्लक्स मिलेगा। अगर तुम यहाँ पूरा एरिया ले रहे हो तो तुम्हें इंटीग्रेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी बात क्लियर है? अब ध्यान से, अब ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई है, यहीं से तुम्हें थोड़ा आगे समझना। ठीक है, चलो देखते हैं यहां पे क्या देखना है। ये हटा दें। अब देखो यहां पर तुम्हारे पास सरफेस इंटीग्रल तो आ गया, अगर हम इसी को यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज करना चाहें तो क्या कर सकते हैं? देखो ये तुम सीख चुके हो पहले। अगर मान लो इसी को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो बस हमारे पास सिर्फ एक काम आता है
कि जो कॉन्टिन्यूअस फील्ड है, ध्यान सुनना, ये दो वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर्स में जो कॉन्टिन्यूअस फील्ड है उसका तुम्हें यहाँ पे डाइवर्जेंस लेना पड़ता है। अब देखो हमारे पास बी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट बी, और ये आ गया हमारे पास dv बराबर 0। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। जैसे तुम यहाँ पर डेल डॉट बी करोगे, यहाँ पर हमारे पास सरफेस वेक्टर कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम में, इतनी बात क्लियर। और जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल है वो कन्वर्ट हो जाएगा वॉल्यूम इंटीग्रल में। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को यहाँ पे। अब ये चीजें हटाते हैं आगे। अगर अब तुम देखो तो देखो हमारे पास यहां से जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट देखो 0 है, और ध्यान सुनना, यहां से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो 0। तो देखो दो चीजों का मल्टीप्लाई हुआ है, एक तो डेल डॉट बी और एक आया है डीवी। इन दो चीजों का मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट 0 मिल रहा है। तो देखो अगर हमारे पास ए और बी का रिजल्ट या प्रोडक्ट 0 है तो यहां पर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो ए 0 हो जाए तो प्रोडक्ट 0 आएगा, या फिर बी 0 हो जाए तो प्रोडक्ट 0 आएगा, या दोनों 0 हो जाए तो प्रोडक्ट 0 आएगा। बोलो ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। या तो कोई एक 0 हो जाए या दोनों 0 हो जाए, तभी तो हमारे पास प्रोडक्ट 0 आएगा। अब देखो यहां पर कुछ चीजें देखते हैं। पहले तो एक बात सोचो, क्या ये जो डीवी है ये कभी 0 हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सोचो फ्लक्स कब आएगा? फ्लक्स तब आएगा जब तुम क्लोज्ड सरफेस लोगे, और जब क्लोज सरफेस लोगे तो उसके अंदर जो वॉल्यूम है, क्या वॉल्यूम कभी 0 हो सकता है? कभी भी 0 नहीं हो सकता। बोलो इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही यहाँ पे। तो यहां पर ध्यान रखना, ये डीवी क्या है, ये इस पूरे वॉल्यूम का एक बहुत ही स्मॉल एलिमेंट है। वो हमने बहुत स्मॉल एलिमेंट लिया है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है लेकिन कभी 0 नहीं होता। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं यहाँ पे, ध्यान सुनना, ये हमारे पास इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल होता है लेकिन कभी भी 0 नहीं होता। तो यहां से पता चल गया कि हमारे पास जो डीवी है ये कभी 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर ये 0 हो गया तो हमारे पास क्लोज्ड सरफेस जैसा कॉन्सेप्ट नहीं बचेगा। अगर क्लोज सरफेस नहीं है तो गॉस लॉ कहां लगाओगे? तो यहां पर गॉस लॉ की सीधी शर्त है कि यहां पर जो ये डीवी देख रहे हो ये हमारे पास कभी 0 नहीं हो सकता। और अब जरा सुनो, अगर मान लो ए हमारे पास 2 है, नॉन जीरो, जैसे डीवी नॉन जीरो, और ए और बी का मल्टीप्लाई कराने पर 0 आ रहा है, तो एक बात कंफर्म हो जाती है कि बी को 0 होना पड़ेगा। तो यहां से हमारे पास कंफर्म होता है कि जो डेल डॉट बी देख रहे हो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से हमारे पास रिजल्ट आया, देखो यहां से हमारे पास रिजल्ट आया, देयरफॉर डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। ये होता है गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ठीक है। ये जो तुमने बड़ी शेडिंग देखी गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये होता है, ठीक है। 5m बराबर 0, ये तो बहुत जनरल बात है बच्चों वाली। इसका जो एक्सप्रेशन निकल करके आता है वो हमारे पास ये होता है डेल डॉट बी बराबर 0। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। एक बार फटाफट देख डालो फिर आगे बढ़ते हैं। देख लिया, चलो आगे। अब यहां पर जरा समझना, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इसको इसमें कन्वर्ट क्यों करा। अच्छा भैया एक बार देख लेना, ये हमने क्या करा है, यहां पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम लगाई है, ठीक है। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है हमारी, जो सरफेस वेक्टर को वॉल्यूम वेक्टर में कन्वर्ट करता है। अब ध्यान से देखो, एक बात आती कि इसको इसमें कन्वर्ट क्यों करा। अच्छा देखो, जो कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करा है वही कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई करके देखते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा। अब बहुत ध्यान सुनना, देखो यहां पे दिमाग के तार खुलने वाले हैं। अच्छा देखो यहां क्या था, जब यहां वॉल्यूम की बात करोगे तो वॉल्यूम में हमारे पास जो मल्टीप्लाई हुआ है वो दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई है। बहुत ध्यान से देखो, जब डेल और बी का डॉट कराओगे तो रिजल्ट कैसा आएगा, स्केलर। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और वॉल्यूम भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो जब दो स्केलर क्वांटिटीज का मल्टीप्लाई कराया तो तुम्हारे सामने वो बात आई, ठीक। यहां पर क्या है, यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, यहां पर दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अब जरा सुनो बहुत ध्यान से कि अगर हम यहां पर ए डॉट बी 0 है तो यहां पर क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। देखो यहां पर ये रिजल्ट आ सकता है, हो सकता है वेक्टर ए 0 हो सकता है वेक्टर बी 0 हो सकता है वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों 0 हो जाएं। और यहां पर जब डॉट प्रोडक्ट की बात है, वेक्टर्स है, तो यहां एक केस और पास पॉसिबल है, हो सकता है ना वेक्टर ए 0 हो और ना ही वेक्टर बी 0 हो। ये केस भी पॉसिबल हो सकता है यहां पे, ठीक है। कैसे जरा देखते हैं, चलो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं।
तो यहां पर हमारे पास वेक्टर ए हमने ले लिया 2i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक है। और यहां पर हमने वेक्टर बी ले लिया, यहां पर i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। तो एक काम करो जरा, यहां पर a डॉट b हमें निकाल के बताओ क्या आ रहा है, बताओ a डॉट b क्या आएगा। जीरो दिखा कि नहीं दिखा सभी को। तो यहां पर हमारे पास a डॉट बी यहां से जीरो आ गया। तो अब अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि जब भी हमारे पास वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है और उनका रिजल्ट जीरो है, तो वहां ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दोनों ही जीरो ना हो और तब भी मल्टीप्लाई जीरो आ जाए। बोलो इतना क्लियर हुआ यहाँ पे। अब ध्यान से, अगर ये हो रहा है तो हम यहां पर ना b को जीरो कर सकते हैं ना ds को जीरो कर सकते हैं। क्यों, ध्यान सुनो, अगर यहां पर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो हम ये पता ही नहीं लगा सकते कि या a जीरो है या b जीरो है या दोनों जीरो है, या ये भी हो सकता है दोनों में से कोई जीरो ना हो। तो यहां पर इसी वजह से हम यहां से रिजल्ट लेके नहीं आए। अगर ये सारी चीजें पॉसिबिलिटी ना होती तो हम यहीं से रिजल्ट निकालते कि या तो वेक्टर b जीरो हो जाएगा या वेक्टर ds जीरो हो जाएगा। और ध्यान से सोचो, क्या ये दोनों जीरो हो भी सकते कि नहीं हो सकते, कभी जीरो नहीं हो सकते। सोचो, अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है तो फ्लक्स कहां से क्रिएट होगा। क्या सरफेस एरिया जीरो हो सकता है? अरे भैया हम क्लोज्ड सरफेस ले रहे हैं, क्या उसका सरफेस एरिया जीरो हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। तो यहां पर ध्यान रखना, इसी वजह से इन दोनों की वैल्यू नॉन जीरो है। ये दोनों इस केस को फॉलो कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास a डॉट b तो जीरो होगा, लेकिन ना a जीरो होगा ना b जीरो होगा। बोलो ये बात समझे यहाँ पे। इसी वजह से हमें जो रिजल्ट निकालना था वो हमको निकालना पड़ा, इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करके गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करा करके। बोलो ये समझ में आया कि नहीं यहाँ पे। अब तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए कि ये जो केस है हमारे पास a डॉट b बराबर जीरो, ये कौन से रिजल्ट को फॉलो कर रहा है, इसमें कौन सा केस आएगा। इसमें तुमने हमें 1 2 3 4 केस देखे कि या तो a जीरो या तो b जीरो या दोनों जीरो या दोनों नॉन जीरो, ठीक है। तो जो दोनों नॉन जीरो का केस है वो यहां पर फॉलो होगा, क्योंकि अगर तुम इनमें से किसी एक को भी जीरो कर दोगे तो कोई थ्योरम व्योरम बनेगी नहीं, कोई लॉ बनेगा ही नहीं। क्यों, गॉस लॉ तो तब है ना जब हमारे पास क्लोज सरफेस हो और उसके अंदर मैग्नेट रखो। अगर मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड जरूर आएगी, अगर क्लोज सरफेस लोगे तो सरफेस एरिया जरूर आएगा। ये दोनों कभी जीरो नहीं हो सकते। इसी वजह से हमने इसको क्या करा, यहां पर वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट करा और तब हमारे पास फाइनल रिजल्ट आया डेल डॉट बी बराबर जीरो, ठीक। अच्छा, इसी को थोड़ा और स्पेसिफाई कराना तो लिख दो वेक्टर बी डज नॉट जीरो, यहां पर लिख दो वेक्टर ए डज नॉट जीरो। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर a डॉट बी जीरो है तो चार केस पॉसिबल है, या तो a जीरो b नॉन जीरो, या तो b जीरो a नॉन जीरो, या दोनों जीरो या दोनों नॉन जीरो। जब दोनों नॉन जीरो होंगे तब भी रिजल्ट जीरो आ सकता है, ठीक। देखो फिर आगे बढ़ते हैं, हट जाए, देख लिया, चलो आगे देखो। तो देखो आगे, ये तो तुमने पूरी कहानी सुनी। अब तुम्हारे पेपर के हिसाब से टिकटॉक खेलने के लिए देखो, अगर बहुत ही रद्दी पेपर बनता है, बहुत आसान, तो तुम्हारे पास गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स ये आ जाएगा, ठीक। अगर थोड़ा अच्छे लेवल का पेपर बनता है तो गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स ये पूछ लेंगे, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली यही पूछा जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर का मन होगा कठिन पेपर बनाने का तो गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में वो पूछेगा इंटीग्रेट बी डॉट ds बराबर जीरो, ये भी दे सकता है, ठीक है। या फिर वो ये भी दे सकता है हमारे पास वॉल्यूम इंटीग्रल, और ये आ जाएगा हमारे पास डेल डॉट बी इंटू डीवी बराबर जीरो, ठीक है। इन चारों में से कोई भी रिजल्ट पूछा जा सकता है, सबसे ज्यादा यही पूछा जाएगा, बाकी कम पूछे जाते हैं, लेकिन कोई भी पूछा जा सकता है। एग्जामिनर फ्री है पूरी तरह से, ठीक है। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे। चलो आगे देखते हैं। अब देखो अगले टॉपिक पे आते हैं। देखो अब यहां पे अगला टॉपिक आता है लॉरेंट्ज फोर्स। देखो ये अगला टॉपिक है हमारे पास लॉरेंट्ज फोर्स। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, लॉरेंट्ज फोर्स में सबसे बड़ी गलती हो जाती है, तुम ये मान लेते हो F इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ध्यान सुनना, लॉरेंट्ज फोर्स हमारे पास कब अप्लाई होता है। देखो ध्यान से, अगर मान लो हम यहां पर अपना कोई चार्ज लें, ठीक है, और वो चार्ज एक ऐसे रीजन में रखा हो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। बहुत ध्यान सुनना, हमारे पास एक चार्ज है जो ऐसे रीजन में रखा हुआ है
जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, तब हमारे चार्ज में जो फोर्स अप्लाई होगा उसे कहा जाता है लॉरेंस फोर्स। देखो ध्यान से, अब यहां पर चार्ज में जो फोर्स अप्लाई होगा वो फोर्स होगा लॉरेंस फोर्स। सोचो, अब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारे पास फोर्स आता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई। बोलो इतना समझ में यहां पे। और जरा ध्यान से देखो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स आता है प्लस, ये आ गया हमारे पास Q, सॉरी इसमें कहां वेक्टर आएगा, ये आ गया Q और ये आ जाएगा V क्रॉस B। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा पे? ये हमारे पास रिजल्ट होता है लॉरेंस फोर्स का। अच्छा एक बात सुनना, अब देखो यहाँ पे अगर किसी का दिमाग ठीक से चल रहा होगा तो वो यहां पर थोड़ा सा सोचेगा कि ये जो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स है Q V B साइन थीटा, ये तो तब आता है जब हमारा चार्ज मूव कर रहा हो, उसके पास वेलोसिटी हो। बोले बात समझा रही है यहाँ पे? जब चार्ज मूव करेगा तभी उसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। अच्छा यहां क्या माना, यहां पर माना हुआ है कि चार्ज एक ऐसे रीजन में रखा हुआ है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है। तो अब जरा सुनो, यहां पर ये फोर्स क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा, देखो ध्यान से, अगर मान लो हमने यहां पर चार्ज रखा, ठीक है, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, तो सोचो अगर चार्ज रखा है, रेस्ट में है, तो मैग्नेटिक फील्ड वर्क नहीं करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वर्क करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज में मोशन क्रिएट करवा देगी विद एनी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, और जैसे ही चार्ज मूव करा वैसे ही अब मैग्नेटिक फील्ड का काम शुरू हो जाएगा और ये भी फोर्स लगाएगी। तब यहां पर जो दोनों फोर्स करते हैं, इन दोनों फोर्स को कंबाइन करके कहते हैं लॉरेंस फोर्स। तो यहां पर ध्यान रखना, लॉरेंस फोर्स क्या होता है? द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ रीजन विद बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हमारे पास चार्ज ऐसे रीजन में होता है जहां मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों हो, तो हमारे चार्ज पे अप्लाई होने वाला फोर्स लॉरेंस फोर्स होता है। अच्छा देखो, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। देखो ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे इसका क्रॉस ओपन कर लेते हैं, तो यहां पर आ गया हमारे पास F इज इक्वल टू Q इंटू ई, प्लस आ गया हमारे पास Q, और यहाँ पे V क्रॉस B, ये हो गया VB साइन थीटा। लेकिन भैया ध्यान रखना, ये दोनों वेक्टर है तो यहाँ वेक्टर लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास आ गया n कैप। अब यहां से अगर वेक्टर फॉर्म हटाना चाहते हो, पूरी तरह से स्केलर में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो हमारे पास इन सभी वेक्टर्स को हटाने का एक ऑप्शन है। ये हटा दो, F इज इक्वल टू क्यू ई प्लस ये आ गया क्यू वी बी साइन थीटा। इतनी बात क्लियर? यहां से Q कॉमन ले लो, तो यहां पर हमारे पास F आता है, F इज इक्वल टू क्यू, ये आ गया E प्लस वी बी साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर? यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये तुमसे कैसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है? एग्जाम में ऑप्शन टिक करना है, तुम्हें ठीक से देखना आना चाहिए कौन सा ऑप्शन चाहिए। या तो ऐसे लिखा आ सकता है, या तो ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, या फिर यहीं पर ये Q कॉमन ले लेंगे और हमारे पास जो फोर्स आएगा वो आ गया Q कॉमन, अंदर बचा हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस यहां पर देखो क्या बचा हमारे पास, ये बचा है V क्रॉस B। बोलो इतनी बात क्लियर? एग्जाम में जैसे देखो, एग्जाम में ध्यान रखना, तुम्हें फॉर्मूला देख के पहचानना है सही है कि नहीं। तो यहाँ पर अलग अलग फॉर्म में आ सकता है, चाहे जैसे है वहां टिक करके आ जाना। बोलो इतनी बात क्लियर? अब देखो, अब यहाँ पर हमारे पास एक फोर्स है तो हमारे पास यूनिट सीधा सा न्यूटन आने वाली है, और तो कुछ इसमें आएगा नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि हमारे पास यहाँ पर लॉरेंस फोर्स तब आता है किसी चार्ज में जब चार्ज ऐसे रीजन में रखा हो, ऐसे क्षेत्र में रखा हो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ठीक है, हो गया? हटा दें इसको। देखो देखो, ये तो हो गई लॉरेंस फोर्स की बात। अब यहां पर बात करते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर ध्यान से देखो, तुमने सीखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और यहां पर हम L लंबाई का कंडक्टर रखेंगे जिसमें I करंट फ्लो हो रही होगी, तो यहां पर हमारे पास इस कंडक्टर में एक फोर्स लगता है BIL और साइन थीटा, वो तब आएगा जब कोई एंगल बनेगा। तो ये फॉर्मूला तो तुमने देखा होगा, F इज इक्वल टू BIL। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, अभी तक क्या देख के आए थे कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान सुना, अभी क्या देखा था, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज मूव करेगा v वेलोसिटी से, तो इस चार्ज पे फोर्स लगता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। बोलो इतनी बात क्लियर है? लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर आएगा जिसमें करंट है, तो उसमें लगने वाला फोर्स होता है BIL साइन थीटा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही सभी को? ठीक है, आगे देखें इसी में। अब देखो, अब ये जो फॉर्मूला है BIL साइन थीटा, इसी को निकालेंगे, इसी को फाइंड आउट करेंगे क्या हो सकता है।
ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला निकालने के लिए तुम्हें देखो कुछ बातें पता होनी चाहिए, वो अपने दिमाग में रखना। क्या क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, I इज इक्वल्स टू NEAVD, ठीक है। और यहां पर एक फॉर्मूला होता है हमारे पास QVB sin थीटा। ये दोनों फॉर्मूले जरा देख के रखना, इन दोनों फॉर्मूला से ही ये फॉर्मूला डिराइव होने वाला है। अब देखो यहां पर कुछ एक केस मानते हैं। अब जैसे मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहां पर हमारे पास एक कंडक्टर है जो इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ विद एनी एंगल थीटा, ठीक है। देखो तो यहां पर हमने एक इस तरह से कंडक्टर मान लिया, ठीक है। एक कंडक्टर मान लिया, ये कंडक्टर हमारे पास L लेंथ का है, ठीक। अब सोचो इसमें करंट फ्लो हो रही है। चलो हम मान लेते हैं कि करंट हमारी यहां ऐसे नीचे की तरफ आ रही है। करंट नीचे कब आएगी? जब इसके इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव करेंगे। बोलो ये बात समझ आती कि नहीं आती? यहाँ पे हमारे पास जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, करंट हमेशा उसके अपोजिट फ्लो होती है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी VD से जाते हैं। किसी को ये VD का नाम पता है? VD के बारे में पता है कि VD क्या होता है? भैया VD हमारे पास होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जिसको ना पता हो लिख लेना, VD होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में इसको कहते हैं अनुगमन वेग। हिंदी में होता है अनुगमन वेग, वो भी लिख लेना जिसको इंग्लिश का टर्म ना पता हो, ठीक। हटा दें, चलो आगे। तो देखो अब हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कुछ रिजल्ट आ गया है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लंबाई L है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ भाग रहे हैं, तो करंट इस तरफ फ्लो हो रही, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं विद वेलोसिटी VD, और ये रखा हुआ हमारे पास किसी मैग्नेटिक फील्ड B में विद एनी एंगल थीटा। बोले समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतना क्लियर हुआ यहाँ पे? अब देखो ध्यान से। अच्छा, एक बात और समझ लेना कि यहां पर हमारे पास F का फॉर्मूला क्या होता है? Q इंटू V क्रॉस B होता है ना। तो अगर इस फॉर्मूले को ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा? QVB sin थीटा। तुम्हें दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? V और B के बीच में। देखो यहाँ पे अब चार्ज ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी तो ऊपर की तरफ होगी। अगर वेलोसिटी अपवर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो सोचो जरा, वेलोसिटी इस डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। देखो जरा ध्यान से, हमने थीटा माना क्या है? हमने यहाँ पर इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन के बीच के एंगल को ही तो थीटा माना हुआ है। बोलो समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे इतनी बात क्लियर है यहाँ पे कि थीटा क्यों माना यहाँ पे, ठीक। अब आगे देखो। अब एक बात समझना, अगर मान लो हमें इस कंडक्टर पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये टोटल फोर्स कितना होगा? बहुत ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अगर हमें यहाँ पे इस कंडक्टर पर लगने वाले टोटल फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो ये टोटल फोर्स हमारा कितना होगा, ठीक। सुनो, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग चार्ज में फोर्स लगाती है। और ध्यान सुनना, मैग्नेटिक फील्ड कोई कंडक्टर में फोर्स नहीं लगाती। जो तुम F इज इक्वल टू BIL सुन के आए हो, ये BIL इसी फॉर्मूले का दूसरा वर्जन है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को कन्वर्ट करके हम किस में ले आते हैं? BIL में। ध्यान सुनना, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड केवल एक काम करती है, वो मूविंग चार्ज में फोर्स लगाती है। और जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, और अगर चार्ज मूव करेगा तो उस पर फोर्स कितना लगता है? QVB sin थीटा। जरा सोचो, अगर हम यही फॉर्मूला अप्लाई करें यहां पर, तो यहां पर बात बन जाएगी। अब समझना, अब यहाँ पे पूरे डेरिवेशन का एक बैकग्राउंड बनाओ, और ध्यान सुनना, ये इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है, एग्जाम में काम आएंगी। अब देखो कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी कंडक्टर में केवल उसके जो चार्ज होते हैं, फ्री चार्ज, उनमें फोर्स लगाती है। किसी कंडक्टर में फोर्स नहीं लगता, कंडक्टर के जो फ्री चार्ज है उनमें फोर्स लगेगा। अब जरा सुनना, तुमने देखा तो ये है कि अगर मान लो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पर हमारे पास करंट फ्लो हो रही है, ये वायर है L लेंथ का, तो यहां पर हमारे वायर में भी ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कहीं ना कहीं फोर्स लगने लगता है। तुम ये 12th में देख करके आए हो। तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में कैसे फोर्स लगाती है, जरा समझना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इसमें मूव करने वाले इलेक्ट्रॉनों पर फोर्स लगाती है। अगर हम यहां पर एक काम करें, इसके सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला फोर्स निकाल दें, तो सोचो वो पूरा फोर्स किस पे लग रहा है? इस कंडक्टर के इलेक्ट्रॉनों पे। अच्छा, इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लग रहा है तो क्या वो इलेक्ट्रॉन उछल के बाहर आ जाएंगे? नहीं आएंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो पूरे के पूरे कंडक्टर को मूव करवाते हैं। तो ध्यान सुनना, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर में फोर्स लगा रही है तो इसका मतलब है वो कंडक्टर में मूव होने वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगाती है।
बोले इतनी बात क्लियर यहाँ पे? तो अब देखो आगे देखते हैं। अब बस हमें यहाँ पे एक काम करना है, हमें यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स को निकालना है। ध्यान सुनना, सभी मूविंग इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स को निकालना है। वही फोर्स हमारे कंडक्टर पे अप्लाई होने वाला टोटल फोर्स होगा। बोलो समझ में आया कि नहीं यहाँ पे? चलो देखो अब शुरू करते हैं। अच्छा कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे अभी देखेंगे। अभी एक दिख रहा है, एक पे निकालो। तो देखो यहां पर आ गया हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लगेगा यहां से पता चलेगा। अच्छा देखो फॉर्मूला क्या है, क्यू वी वी। क्यू चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है ई। वी क्या है, चार्ज की वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से भाग रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये आ गया हमारे पास वी डी। भैया एक बात का ध्यान रखना, ये जो डी है, डी तुम्हें नीचे सफिक्स में लगाना है। ये वी बनेगा, छोटा सा डी लगाओगे, उसके बगल में हंसता खेलता डी ना बना देना, गलत हो जाएगा। डी नीचे छोटा सा लगेगा। अब देखो ध्यान से, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई। एंगल थीटा है तो ये हमारे पास साइन थीटा बन गया। बोलो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां पर हमारे पास आ गया फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन विच इज ई वी डी वी साइन थीटा। इतना क्लियर है? अब चलो हम मान लेते हैं, देखो ध्यान से क्या, कि हमारे पास इसका जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ए है, ठीक है। अरे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, सोचो वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल। अगर ये हमारे पास सिलेंड्रिकल वायर है तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसी को तो ये मानते हो, उसी को हमने यहाँ पर कैसे दिखा हुआ है, फ्लैट दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे जरा सुनना, हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। अब हमने एक काम करा, हमने इस कंडक्टर के पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों का नंबर n मान लिया, ठीक है। तो यहां पर जरा देखो, यहां पे लेट करते हैं, लेट n be the number of electrons per unit volume of conductor। हमने इसके पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n मान लिया। तो अब एक काम करते हैं, यहां पर कुछ लिख रहे हैं, बताना जरा वो क्या होगा। तो यहां पर आ गया देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। तो यहां पर अब ध्यान रखना कि अगर किसी कंडक्टर में पर यूनिट वॉल्यूम पे इलेक्ट्रॉन n है, तो अब उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये पता करना है। बता पाओगे? देखो ध्यान से, अभी बता दो। चलो ध्यान सुनो, ये मान लो हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है, ठीक, इसका जो वॉल्यूम है वो मान लेते हैं 5 मीटर क्यूब, ठीक। अब मान लो इसमें हमारे पास मार्बल्स रखे, मार्बल जान लो, इलेक्ट्रॉन मानो, तुम्हें इलेक्ट्रॉन करना है ना, इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, इस तरह से मान लो पूरे भरे हुए हैं, ठीक। अब हमें यह पता है कि 1 मीटर क्यूब में हमारे पास 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में 10 की पावर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो तुमसे पूछा गया कि इस बॉक्स में पूरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो तुम्हें दिख रहा है, इसका वॉल्यूम कितना है, 5। 1 मीटर क्यूब में इतना, तो 5 में कितना होगा, 5 का मल्टीप्लाई करा दोगे, मतलब यहां पर हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 4। मतलब जो हमारे पास ये वैल्यू थी, तो उसमें तुमने कराया क्या, तुमने वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करा दिया। तो हमेशा ध्यान रखना, ये क्या, 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब को ही तो कहते हैं पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहां पे ध्यान सुनना, यहां पर दिया गया पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो तुम्हें यहां पे पूरे कंडक्टर में निकालने, तो एक सीधा सा रिजल्ट आता है n इंटू वी। अगर तुम यहाँ पे 1 यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स में अगर तुम वॉल्यूम का मल्टीप्लाई करवा दो, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे, यहां तक समझ आ सभी को? अब आगे देखो, तो अब यहां पर एक बड़ा टास्क ये आ गया कि अब हम अपने कंडक्टर का वॉल्यूम कहां से लाएं। हमने लगा तो दिया वॉल्यूम, अब वॉल्यूम लाएं कहां से। देखो ध्यान से, कैसे आ सकता है वॉल्यूम। ये कंडक्टर है, कैसा, सिलेंड्रिकल। अच्छा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल। अगर लेंथ है तो एल, ऊंचाई है तो एच कर दोगे। अच्छा, पाई आर स्क्वायर क्या होता है, देखो ध्यान से, पाई आर स्क्वायर यही एरिया तो होता है हमारे पास, जिसको हमने क्या माना हुआ है, ए माना हुआ है। तो यहां पर ए आ जाएगा, तो वॉल्यूम बराबर क्या हो गया, एल। तो यहां पर हमें समझ आता है, सिंस वॉल्यूम बराबर हो गया एल, तो हमारे पास यहां पर जो
इलेक्ट्रॉन्स आ गए, वो आ गए NaL, V की जगह Al रख दिया। तो यहां पर अब एक बात ध्यान रखना कि हमारे कंडक्टर में जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हैं, NaL। अब जरा सुनो ध्यान से, अगर मान लो हमें यहां पर करना क्या था, सोचो जरा, पहले सोचो करना क्या था। हमें यहां पर अपने कंडक्टर पे लगने वाले टोटल फोर्स को निकालना है, ठीक है। हमें कंडक्टर पर अप्लाई होने वाले टोटल फोर्स को निकालना है। अगर यहां पर हम सभी इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले फोर्स को निकाल दे तो बात बन गई। देखो ध्यान से, हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाले फोर्स को निकाला, ये निकला एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, और हमें पता करना था कि यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये पता हो गया इतने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हमें यहाँ पे टोटल फोर्स निकालना तो एक काम कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करवा दो। ध्यान सुनो, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स, अगर हमें सभी इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला फोर्स निकालना है तो यहां पर इनका मल्टीप्लाई करा दो। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास फोर्स एक्टिंग ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन्स पर एक्ट होने वाला फोर्स क्या होगा, तो अब देखो हमारे पास फोर्स क्या आता है। हम यहां पर इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे NaL का, तो यहां पर आ गया हमारे पास EVD B साइन थीटा, और यहां मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास NaL। अच्छा, इसको जरा ठीक से लिखते हैं, देखो जरा तुम्हें कुछ दिखेगा। देखो एक फॉर्मूला तुम्हें पहले दिखवा दिया था, I इज इक्वल टू NeAVD। देखो यहां पर N भी दिख रहा है, E भी है, A भी है और VD भी है। तो यहां पर हमारे पास आ गया, देखो यहां B दिख रहा है, चलो B लिख लिया पहले। अब यहां पर क्या आ गया, NeAVD। बोले यहां कोई परेशानी, N लिख लिया, E लिख लिया, A और VD, बचा क्या N और साइन थीटा। ये आ गया L और ये आ गया साइन थीटा। बोलो इतनी बात है। अब ये किसके बराबर है, I के बराबर है। तो यहां पर हमें पता चल गया, सिंस I बराबर होता है NeAVD, और यहां पर अप्लाई करा दो तो हमारे पास फोर्स कितना हो जाएगा, BIL साइन थीटा। ये हमारे पास फाइनल फोर्स आता है, ठीक है। देखो जरा, फिर इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेते हैं। अभी हो गया नोट, चलो आगे देखते हैं। हटा दें इसको। देखो यहां पर अगर इसका वेक्टर फॉर्म निकालना चाहते हो तो हमारे पास यहां पर वेक्टर फॉर्म आएगा। अब देखो यहां पर तुम्हें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है। अच्छा भैया, थीटा जो एंगल आएगा दो वेक्टर्स के बीच में तो आएगा। यहां पर जो I दिख रहा है, I एक स्केलर क्वांटिटी, तो समझ लो I का तो कोई लेना देना नहीं है, इसको तो पहले आगे कर दो। अब यहां पर पता चल गया B और L दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नेटिक फील्ड, और एक L लेंथ है। लेंथ को हम यहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जरा समझना, B और L हमारे पास दोनों वेक्टर है, यहाँ पर साइन लगा हुआ है तो यहाँ पर हमारे पास क्रॉस आएगा। लेकिन बस तुम्हें यहाँ पे डायरेक्शन ध्यान रखनी पड़ेगी भैया, L क्रॉस B होता है, कोई बेवकूफी में B क्रॉस L मत टिक करके चले आना। L क्रॉस B होता है, वेक्टर में तुम्हें डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखो, इतनी बात क्लियर होगी यहाँ पे, अच्छा तरह समझना। अब यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम फोर्स निकाला जा सकता है। देखो यहाँ पे फॉर मैक्सिमम फोर्स, देखो अगर यहाँ मैक्सिमम फोर्स की बात करोगे तो जरा समझना, हमारा फोर्स डिपेंड कर रहा है थीटा पर। अब ये साइन थीटा मैक्सिमम तब होता है जब थीटा 90 होता है। तो यहां पर एक काम करो, अगर थीटा को 90 डिग्री रख दो तो यहां पर हमारे पास जो F होता है ये मैक्सिमम हो गया, और इसकी वैल्यू आ जाती है BIL। बोलो इतना समझ आएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर तुम्हारा कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, करंट I और मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, तो उस पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स कितना होगा, इतना। कब, जब यहाँ पर थीटा 90 होगा। थीटा है क्या, थीटा हमारे पास B और L के बीच में एंगल है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है तो हमें यहाँ पर वायर को इस तरह से परपेंडिकुलर रखना पड़ेगा, तब इसमें जो फोर्स लगता है वो कैसा होगा, मैक्सिमम। हमेशा ध्यान रखना, जब वायर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा तभी वायर में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स मैक्सिमम होगा। और ध्यान रखना कि यहां पर हमारे पास फोर्स लगता किसमें, फोर्स लगता है हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, और वही इलेक्ट्रॉन्स पे लगने वाला फोर्स ही उस वायर को भी आगे बढ़ा ले जाएगा। इतनी बात क्लियर यहाँ पे, हटा दें इसको, चलो आगे। अब देखो यहां पर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस आती हैं, उनको जरा देख लो। देखो अगर हम यहाँ पे एक काम करें, हम मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन निकालना चाहते हैं तो देखो कैसे निकलेगी, इसी फॉर्मूले को लेके चलते हैं। अगर मान लो हम I बराबर कर दे 1 एम्पियर और जो L देख रहे हो इसको कर दे 1 मीटर,
तो सोचो हमारा B किसके बराबर हो गया, B बराबर हो गया F मैक्स के। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड की हम डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, ध्यान सुनना। ये जो डेफिनेशंस अलग अलग बनती हैं, इन पर बेस्ड क्वेश्चन भैया पूछे जा चुके हैं, ठीक है। हर बार ध्यान रखना कैसे हमारे पास लैंग्वेज बेस्ड डेफिनेशंस आती हैं, वैल्यू बेस्ड डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। इन पे क्वेश्चन पूछा जा चुके हैं, बहुत ज्यादा नहीं पूछे जाते हैं लेकिन फिर भी पूछे जा चुके हैं। ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक भी कभी नहीं पूछा गया, पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ध्यान रखना, और बहुत आसान होते हैं। देखो ध्यान से, अब ध्यान सुनो, अगर मान लो यहाँ पे 1 एम्पियर और 1 मीटर का तो हमारे पास ये आता है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू क्या आएगी, देखो, इट इज द मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर व्हेन अ वायर ऑफ 1 मीटर विद करंट फ्लो इन इट इज 1 एम्पियर प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ध्यान सुनो, तो यहां पर हमारे पास रिजल्ट आता है। मैग्नेटिक फील्ड को कैसे डिफाइन करेंगे, देखो, अगर 1 मीटर लंबा और 1 एम्पियर धारा वाला तार किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण पर स्थित होता है, तो उस पर कार्य करने वाला अधिकतम बल ही वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। बोलो तेरी बात क्लियर। द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी is equal to the maximum force acting on the wire of length 1 meter with current 1 ampere and placed perpendicular to the magnetic field। इतनी बात क्लियर। अब देखो यहीं से हम एक फोर्स, एक वैल्यू और निकाल सकते हैं। यहां से हम करंट की डेफिनेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यहां पे देखो, अगर हम यहां पे I को छोड़ करके, ठीक है, सब कुछ 1 ले लेते हैं, तो देखो क्या आएगा, यहां पर हमारे पास सेकंड आ गया, इफ B इज इक्वल्स टू 1 टेस्ला, L इज इक्वल्स टू 1 मीटर, F मैक्स इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। तो जरा सोचो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ गई, ये भी 1 हो जाएगा, 1 एम्पियर हो जाएगा। सोचो सबकी जगह 1 1 1 रख दो, तो I कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो देखो यहां से हमारे पास अब डेफिनेशन निकल करके आती है 1 एम्पियर की। ये क्या होती है डेफिनेशन, जरा देखो। तो देखो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लो इन द कंडक्टर, सॉरी, देखो 1 एम्पियर इज द करंट फ्लो इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला एंड अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन इट। तो ध्यान सुनना, 1 एम्पियर करंट क्या होती है, अगर मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, सॉरी 1 मीटर है, वो 1 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड में, और उस पर काम करने वाला मैग्नेटिक फोर्स 1 न्यूटन है, तब उसमें हमारे पास जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमारे पास 1 एम्पियर होगा। बोलो इतनी बात समझे, यहाँ पे इतना क्लियर हुआ। आगे बढ़े इसी में, हटा दे इसको, चलो। अब देखो तुम्हें अब शायद अपने नोट्स में कुछ नोट दिख रहे होंगे, नोट करके हमने 4 पॉइंट लिखवाए थे, उनको जरा एक बार देख लो, तुम्हें कुछ चीजें जानने को मिलेंगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें दिमाग में रखना, तब जाकर के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। देखो जरा, सबसे पहले अब एक बात होती है कि अगर मान लो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ले लें और एक बार यहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड ले लें, अब हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया, हमने यहां पर एक चार्ज रख दिया, तो जरा सोचो, अब हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इसमें क्या क्या और कैसे कैसे इफेक्ट आएंगे। देखो ध्यान से, अगर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो वो आगे की तरफ मूव करेगा, मतलब वो स्ट्रेट लाइन मोशन करने लगेगा। पॉजिटिव है तो इस तरफ, नेगेटिव है तो इस तरफ, इसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन अगर हमारा कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, रेस्ट में रखा है, तो ये हमारे पास मोशनलेस रहेगा, ये रेस्ट में रखा रहेगा, किसी तरह का कोई फोर्स नहीं अप्लाई होगा। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इफ अ charge q is placed in the magnetic field in the rest position, then what will the value of force। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर लगने वाला फोर्स 0 होता है, ठीक है। अब देखो इसी में हमारे पास कुछ केस बनते हैं, 3rd और 4th। ये सारे केस तुम इंटर में पढ़ के आते हो, यहां एक बार रिवाइज करवा दे रहे, ताकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उनको अटेम्प्ट कर पाओ। देखो ध्यान से, अगर ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस बार हमारे पास यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। अब अभी क्या था, चार्ज यही रखा हुआ था, अब चार्ज बाहर से मूव करते हुए एंटर करेगा। तो यहां पर अब जरा समझना, अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के बाद
इसका पाथ पैराबोलिक हो जाता है। ध्यान सुनना, यहां पर चार्ज का पाथ पैराबोलिक हो जाता है। अगर कुछ याद हो तो इंटर में ये बात तुम प्रूफ करके भी आते थे, ठीक है। अब इसी तरह से यहां से देखो, अगर हमारा चार्ज परपेंडिकुलरली एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये तो मेरे ख्याल से सबको याद होगा, ये बहुत आसान होता है और बहुत ज्यादा यूज भी होता है। ये हमारे पास सर्कुलर पाथ बनाता है। बोले बात समझ आ रही है? यहाँ पे यहां पर हमारे चार्ज का जो पाथ होगा वो सर्कुलर होता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना कि अगर हमारा चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो उसका हमारे पास जो मोशन होगा वो पैराबोलिक पाथ में होगा, और अगर हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है परपेंडिकुलरली तो उसका जो पाथ होगा वो सर्कुलर होगा। बोलो इतनी बात क्लियर यहाँ पे? और तुम्हें यहाँ सर्कल की रेडियस भी पता होनी चाहिए। खैर रेडियस वगैरह जाने दो, इसके फॉर्मूले भी आगे लिखवाएंगे, अभी तुम्हारे आर्टिकल में आएगा मैग्नेटोस्टैटिक्स में, उसमें लिखवाएंगे फॉर्मूलास, ठीक है। फॉर्मूले, रेडियस, वेलोसिटी सारी चीजें तब लिखवा देंगे, ठीक। नोट करो इसे, या नोट है तो बहुत अच्छी बात है, हटा दें इसको, ठीक है। आगे देखो इसी में, चलो देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब मान लो हमारे पास इस तरह से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ठीक है। ये हमारे पास डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है। चलो यहां पर हमने एक पॉइंट ए ले लिया, ये बी ले लिया और यहां पर सी ले लिया, ठीक है। चलो मान लेते हैं ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो बी है, बी और सी के बीच में जो डिस्टेंस है ये स्मॉल है। अब यहां पर मान लेते हैं कि हमारे पास एक Q0 चार्ज है, वो ए से सी जाएगा, लेकिन सीधा नहीं जाएगा, पहले ए से बी जाएगा फिर वो बी से सी आएगा, ठीक है। ए से बी जाएगा और फिर बी से सी आएगा। इस तरह से हमारे पास हो रहा है, ठीक है। लिख लो, क्वेश्चन लिखना चाहो। आ टेस्ट चार्ज Q0, आ टेस्ट चार्ज, टेस्ट लिखना TEST, आ टेस्ट चार्ज Q0 is moving from A to B to C, A to B to C, ठीक है। Then find the potential difference, find the potential difference, find the potential difference between points A and B, between points A and B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। शुरू हो जाओ। अच्छा इसी में एक क्वेश्चन और लिख लो जरा, ठीक है। देखो आंसर क्या। अब ये मान लो हमारे पास एक हेमिस्फीयर है, ठीक है। हेमिस्फीयर है और इसकी रेडियस हमारे पास r दे रखी है, ठीक। अब यहां पर जरा समझना, यहां से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहां से अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे जा रही है। तो अब यहां पर तुम्हें बताना है यहां पर टोटल फ्लक्स जनरेटेड कितना होगा, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें बताना है कि इस हेमिस्फीयर में जनरेट होने वाला टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक। इतनी बात क्लियर? हाँ, ये बेवकूफी ना कर देना कि हमने तो पढ़ा था फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस। तुम ये लाइंस ऑफ फोर्सेस गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ये बेवकूफी ना कर देना भैया, ये एक रैंडम डायग्राम है, ठीक है। क्या ऐसा भी हो सकता है हम इसमें 10 लाइनें और खींचते हैं, 5 लाइनें कम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रैंडम डायग्राम है, गिनने ना लगना, ठीक है। अब आगे चलो पहले एक क्वेश्चन करते हैं। देखो अब यहां पर क्या पूछा गया है, यहां पर पूछा गया ए और बी के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। पहले तो एक बात देखो, क्या तुम ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? ध्यान सुनना, ए और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाला जा सकता है। देखो तुमने एक फॉर्मूला देखा था, E इज इक्वल्स टू माइनस का dV अपॉन dr। अच्छा जब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तब ये आता है, अगर डिफरेंशियल फॉर्म में ना लिखें तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, V अपॉन r। अरे देखो ध्यान से, V का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r। अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो यहाँ एक r से डिवाइड करा दो तभी तो r स्क्वायर आएगा। बात समझ आ रही है यहाँ पे? तो यहाँ पे ध्यान सुनना, अगर तुम्हें इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है तो एक r से डिवाइड करना पड़ेगा, वही हमने डिवाइड यहाँ पे करा हुआ है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे?
तो ये हमारे पास इस तरह से आया। ठीक, अब ध्यान सुनना आगे क्या कर सकते हैं। मतलब अगर हम यहां पर R का मल्टीप्लाई करवा दें तो सोचो हमारे पास V आएगा कि नहीं आएगा। तो यहां से हमारे पास एक फॉर्मूला निकल करके आया V इज इक्वल्स टू E इंटू R। अब ध्यान सुनो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है हमारे पास, E इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अब सोचो A और C के बीच में दूरी कितनी है, B। तब जरा सुनना, अगर तुम्हें A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो क्या देगा, E इंटू बी। बोलो ये समझ आया कि नहीं आया। A और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, E इंटू बी। बोलो इतनी बात क्लियर है यहाँ पे। अच्छा एक काम करते हैं, जरा सोचो B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। कुछ गड़बड़ होगी क्या, सही तो है। ठीक, देखो B और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब भैया समझना है यहां पे। अच्छा क्वेश्चन क्या था, एक मिनट को। अच्छा देखो हमें क्वेश्चन हमने ये पूछा ना, A और B के बीच में, B और C जाने की जरूरत ही नहीं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अब ध्यान सुनना, अगर हम यहां पर ये VAB निकालेंगे तो देखो हमारे पास फॉर्मूला तो आ चुका है कि ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और यहां पर डिस्टेंस। लेकिन अब ये डिस्टेंस हमें लेनी कैसी है, ध्यान से देखो, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो ये डिस्टेंस हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। अगर A और B के बीच में डिस्टेंस देखोगे तो कायदे से ये डिस्टेंस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएगा। लेकिन हमें A और B के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही आएगी B। बोलो ये बात समझ यहाँ पे, इस बात का ध्यान रखना है। इसी वजह से एक क्वेश्चन करवाया है और ध्यान रखना तुम्हारे पेपर में शायद आया भी था, वहां पर केवल ये पूछा गया था A और C के बीच में हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वहां डायरेक्ट लगा दो EB। अगर ये पूछ लेते हैं A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है तो वहां पर ध्यान रखना वो भी हमारे पास EB रहेगा। क्यों, जो जो दो पॉइंट्स होते हैं इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें देखनी होती है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां कितनी दिख रही है, D दिख रही है। इतना समझ आया सभी को, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब यहां पर ध्यान रखना, अगर टोटल फ्लक्स की बात करोगे तो टोटल फ्लक्स का तुमने फॉर्मूला सीखा हुआ है। फॉर्मूला होता है हमारे पास E इंटू ए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड तो E है, बस एरिया से मल्टीप्लाई करवा दो। यहां पर एरिया ढूंढना ही एक दिक्कत वाली बात होती है। देखो यहाँ पे अगर हम पूरे स्फीयर की बात करें तो पूरे स्फीयर का हमारे पास सरफेस एरिया होता है 4πr², ठीक है। अगर हम यहाँ आधे स्फीयर की बात करें तो आधे स्फीयर का हमारे पास सरफेस एरिया होगा 2πr²। बोलो तो ये बात क्लियर। लेकिन अब जरा सुनना, हमें अगर फ्लक्स निकालना है तो तुमसे बताया था कि अगर किसी एरिया से फ्लक्स निकालना है तो उससे जो परपेंडिकुलर हमारे पास लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं केवल वो ली जाएंगी, सभी नहीं ली जाएंगी। ध्यान से देखो, क्या ये हमारे पास परपेंडिकुलर पास हो रही है, नहीं ना। तो अब यहां पर एक ऐसा सरफेस ढूंढना पड़ेगा जो हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से परपेंडिकुलरली पास कर रहा हो। अब ध्यान सुनना, अब यहां पर तुम्हें एक ऐसा सरफेस देखना है, बहुत ध्यान सुनो इस बात को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहां पर तुम्हें एक ऐसा सरफेस देखना है जो पूरे स्फीयर को कवर कर ले और जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इस स्फीयर हेमिस्फीयर से जा रही हैं वो सभी उसके अंदर आ जाए। तो ध्यान सुनो, यहां पर जो एरिया आएगा, जरा इस एरिया के बारे में सोचो, एक सर्कुलर एरिया आएगा कि नहीं आएगा। अब ध्यान सोचो, यहां नीचे हमारे पास एक सर्कुलर एरिया है, उसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। अगर नीचे से हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आ रही हैं तो जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हेमिस्फीयर से पास होंगी, सोचो वो सारी की सारी उस प्लेन सरफेस से भी तो पास होंगी जो बेस होगा हमारे हेमिस्फीयर का। हमारे हेमिस्फीयर का जो बेस दिख रहा है इससे भी तो पास होंगी। अभी जो हेमिस्फीयर का बेस है, सोचो यही हमारा काम करेगा एरिया के फॉर्म में। क्यों, हमें वो एरिया लेना होता है जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। तो ध्यान सुनना, यहां पर हमारे पास जो ये सरफेस देख रहे हो ये वो एरिया है जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलरली पास हो रही हैं। तो अब ये एरिया काम आएगा। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर एरिया कितना हो जाएगा, केवल बेस एरिया। यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास बेस एरिया जो किसके बराबर है, πr² के बराबर है। तो अब लगा दो तो हमारे पास फ्लक्स कितना आ गया, फ्लक्स आ गया πr² इंटू E। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। बोलो इतनी बात क्लियर। अच्छा इस बात को थोड़ा और समझते हैं। देखो तुम क्या देख के आए थे, तुम देख के आए थे कि अगर एक स्फीयर है, इसके अंदर अगर मान लो चार्ज रखा है तो यहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बाहर की तरफ निकलेंगी और यही लाइंस ऑफ फोर्सेस हमारे पास कुछ ना कुछ फ्लक्स क्रिएट कराएंगी। जरा ध्यान से देखो, ये सारी लाइंस ऑफ फोर्सेस तुम्हारे सरफेस के परपेंडिकुलर हैं। बोलो ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सब रेडियस है, रेडियस सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। बोलो इतनी बात क्लियर।
हमेशा ये परपेंडिकुलर है, इसी वजह से इन पूरी लाइंस ऑफ फोर्सेस को कंसीडर करते हैं फ्लक्स निकालने के लिए। इसीलिए यहां पर हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जो क्या करता है, इन सभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस से परपेंडिकुलरली पास हो रहा हो। तो ये हमारे पास होगा बेस का एरिया, इसलिए हमें पाई आर स्क्वायर रखा, पाई आर स्क्वायर ई लगा के ये हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, बाकी फिर अब अगले